हेलो एवरीवन, मैं के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो टॉपिक है बहुपद, 10th और 9th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुपद में आज अपन स्टार्ट करते हैं जीरो से लेकर के बिल्कुल स्टार्टिंग जो पॉलिनोमियल की कहाँ से होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। आज तक आपने इन दोनों नामों को सुना होगा और आपको ये याद भी होंगे इसकी डेफिनेशंस क्या है। वेरिएबल होते हैं जिन्हें हिंदी में चर राशियां बोलते हैं और कांस्टेंट राशियां वो होती हैं जो हिंदी में अचर बोलते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशंस है वो मैं आपको समझाऊंगा और इनसे फिर हम पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचते हैं वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, वेरिएबल्स जो होते हैं या जो चर राशियां मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चर वे राशियां हैं जिनका मान अस्थायी होता है, निश्चित नहीं होता है। वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित मान। जिसमें अपन x, y, z जैसे मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज करते हैं, यानी इनकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। अपन इनकी जगह x, y, z का उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर बात करें कांस्टेंट की, अचर बोलते हैं इसे हिंदी में। तो दोस्तों ये कौन सी राशियां हैं? ये वे राशि हैं जिनका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ से बोलूँ कि एक न्यूमेरिक मैंने कोई बोल दिया 1 2 3 4, या फिर जैसे अपन कहते हैं कि किसी को 100 रुपये अगर उधार दिए हैं तो वो 100 रुपये निश्चित रहता है। ये नहीं है कि उसका मान बदल जाए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है कभी भी। तो यहाँ पर 1 2 3 से आप इसे समझ सकते हैं कि कांस्टेंट राशियाँ कौन सी होती हैं जिनका मान है वो निश्चित रहता है, फिक्स होता है। और वेरिएबल्स वो होते हैं, चर राशियाँ वे होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उनका मान बदलता रहता है, जिसे x, y, z कहीं भी अपन यूज करके काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस चर और अचर राशि से क्या होता है, ये दोनों डेफिनेशन आपके अच्छे से याद हो गई होंगी कि चर राशि जिनका मान बदला जा सकता है या बदलता रहता है या अनिश्चित होता है, और कांस्टेंट राशि जिनका मान बिल्कुल स्थिर होता है, निश्चित होता है, कभी भी हर जगह बदलता नहीं है, फिक्स होता है कि 1 2 3 है। जैसे आपके पास अगर 3 रुपये हैं तो 3 है, मैंने बता दिया, या फिर आप दूसरा कोई भी बताएगा तो उसे 3 ही बताया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके पास x रुपये हैं तो कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जब तक मैं नहीं कहूँगा उसके संबंध में, तो यह एक खुला वाक्य जिसे बोलते हैं वो रहेगा, जिसमें चर राशि का उपयोग हुआ है वो है x। दोनों बात आपके समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे ही अपन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए अब बीजीय व्यंजक क्या चीज है। बीजीय व्यंजक एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्लस, माइनस, गुणा, भाग जैसे संक्रियाओं का, जैसे ऑपरेशंस का प्रयोग करके अपन एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं, जिसके अंदर चर भी होते हैं और उसमें अचर भी होते हैं। यानी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट विद एनी ऑपरेशन एक स्ट्रक्चर जो तैयार होती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, वो आपके सामने बन जाता है कब? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आप संक्रिया लगा देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा x + 2, जिसमें x क्या है? वेरिएबल है, चर राशि है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशि है। और उसके साथ प्लस का जो साइन लगा हुआ है, ये एक ऑपरेशन है। तो चर और अचर राशियों का जब एक ऑपरेशन लगा करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं दोस्तों। आगे बात समझ में यहाँ तक? जब आप बीजीय व्यंजक समझ चुके हैं तो मैं ये कहूं कि बीजीय व्यंजक भी क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, या
इसे इंग्लिश में बताऊं, ये पॉलिनोमियल हो जाता है। कब है? उसके लिए कंडीशन है, सारे के सारे बीजीय व्यंजक आप ये बहुपद कहना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है तो उसके लिए 3 कंडीशन है। कौन सी? कि जिसमें एक तो चर राशियां जो होती हैं, बात करें वेरिएबल की, जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ में जो उनकी पावर आती है, उनकी घात आती है दोस्तों, वेरिएबल्स की पावर है वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? पहली कंडीशन तो ये है कि बीजीय व्यंजक के अंदर यूज किए गए वो जो वेरिएबल हैं, जो x है, y है, z है, उनकी घात कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात, मैंने साथ में एक काम ले लिया है पूर्णांक शब्द को। तो पूर्णांक क्या होते हैं? मतलब अंक है वो पूर्ण होना चाहिए, और धनात्मक यानी आप उसे घात में काम में ले सकते हैं, वो प्लस की संख्या होनी चाहिए, 2, 3, 4, 5 ऐसी उसकी पावर होनी चाहिए। कहीं भी 1/2, 3/4 ऐसी पावर का उपयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आगे बात समझ में यहाँ तक? जैसे कुछ हम बाद में उदाहरण लेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद अपन कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अपन जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, उसके अंदर 2 नियम हो चुके हैं कि एक तो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और दूसरी बात पूर्णांक होना चाहिए, यानी जो पावर है वो एक कंप्लीट डिजिट होना चाहिए, पूर्ण डिजिट होना चाहिए, ऐसा कि नहीं है जिसमें हाफ या कुछ उससे कम ज़्यादा उपयोग कर रखा हो। समझ में आ गई बात? तीसरी बात मैं कहूँ तो जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशि हैं, वो अपोन में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x आ गया तो आप इसे बहुपद नहीं कह सकते, ये कोई बहुपद नहीं है। अगर अपोन में x है या अपोन में वेरिएबल्स कोई भी लगा हुआ है तो वह एक बहुपद है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आगे बात समझ में इतनी? उसके बाद इसमें एक बात और रहती है कि जो चर राशियां होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके कोफिशिएंट होते हैं पास में। क्या होते हैं? कोफिशिएंट। वो भी क्या होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो x का कोफिशिएंट कौन है? 2। हिंदी के विद्यार्थी सोच रहे हैं कोफिशिएंट, तो मैं बता देता हूं कि x का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। ठीक है? क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं वो है एक बहुपद, और बहुपद की जो संरचना है वहां तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको उस सभी के बारे में बता देता हूं कि बहुपद के अंदर शामिल क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, साथ में ऑपरेशन होता है, और उसके कुछ नियम है। नियम में मैंने बताया कि जो पावर लगी होती है ऊपर वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। उसके साथ ही जो वेरिएबल है वो अपोन में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने बताया कि उसका वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या कोई होनी चाहिए x के गुणा में। अब वास्तविक का मतलब, कई बार ये अगर ये लिख दिया कि x, तो इसके भी गुणा में कुछ ना कुछ है, तो ध्यान रखना कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है दोस्तों। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पॉलिनोमियल कोई भी लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है p से, और उसके अंदर शामिल किया गया जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x में बनाया गया है तो उसे अपन पॉलिनोमियल को लिखेंगे px से, यानी p का मतलब पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर चर यूज किया गया वो क्या है? x। समझ में आ रही है बात आपके? जो चर है वो यूज किया गया है, वेरिएबल है जो है x है, और वो एक पॉलिनोमियल है, तो उसकी संरचना होती है वो ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें आप लिख सकते हैं a नोट x की पावर नोट मान लीजिए, प्लस a1 x की पावर 1, प्लस a2 x की पावर 2, प्लस a3 लगाओ, यहाँ पर बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, प्लस में चलते चलते
लास्ट में आप लिखेंगे ए एन एक्स की पावर एन, और ये बन जाती है एक पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल आपको अगर दिया हुआ होगा तो उसमें टर्म्स हैं वो आपको फिक्स मिलेंगी, यानी एन का कोई नंबर दिया जाता है, आपको एन की वैल्यू मिलेगी, जैसे मैंने दे दिया 5, तो 5 टर्म तक का जो होगा वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू के बारे में, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू में देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि आप वेरिएबल का कोई एक वैल्यू रखते हैं और उसे सरल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो हर पॉइंट पे अलग होता है। जैसे x = मैंने 0 रखा तो 0 रखते ही +2 = आ गया 2, तो ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू 2। आगे बात समझ में। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर 1 रख देता, x = 1, तो यहाँ होता 1 + 2 = 3 हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे रखते जाएंगे तो लास्ट में कोई ना कोई आपको वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, बहुपद का मान। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, बहुपद के मान तक अगर आपने पढ़ लिया है तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, देखिए इसमें सब कुछ है वो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि वेरिएबल की जो वैल्यू रखते हैं जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, वैसे ही अभी यहाँ करेंगे कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है? जो अधिकतम घात होती है चर राशि की, अधिकतम घात को पॉलिनोमियल या बहुपद की घात कहते हैं दोस्तों। आगे बात समझ में शायद नहीं आई है तो मैं लिख देता हूं। यहां मैंने बताया कि 2x² प्लस x³ प्लस x, और मैं कहूं कि आपसे कि इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी या डिग्री कितनी होगी, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कहाँ है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई वो यहाँ पर हो गई 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद किसी के नहीं होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री आप पता कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 घात का बहुपद हो गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है तो 2 घात का बहुपद हो गया, अगर 1 है तो 1 घात का बहुपद हो गया। तो दोस्तों इस घातों के आधार पर भी पॉलिनोमियल के अलग अलग भाग हैं वो बनाए गए हैं। पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है डिपेंडेड ऑन डिग्री। तो दोस्तों देखिए डिग्री पर अलग अलग है वो पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल आप साथ साथ में अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूं वहीं पर आप वीडियो को एक बार पॉज करके अपना है जो नोट्स बना सकते हैं और उसके आगे फिर आप कंटिन्यू देखते रहें। जो एक घातीय बहुपद होता है, हिंदी वाले विद्यार्थी इसे समझेंगे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, दो नाम होते हैं इसके। एक घातीय बहुपद का मतलब वह पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर है वो 1 हो, यानी मैंने लिख दिया x + 2, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो एक घात वाला बहुपद है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसे ही आप क्या कहेंगे, लाइनर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं मित्रों, जिसमें घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, 1 हो। आ गया समझ में आपके? यहाँ से अगर आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो वो मैं बाद में बताऊंगा, जिसे अपन जीरोज बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं।
वो अपन बाद में करेंगे। पहले आपने लाइनर पॉलिनोमियल समझ लिया होगा जिसमें वेरिएबल की पावर है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद देखिए अपन इसमें पढ़ेंगे 2 घात के बहुपद जिसकी पावर कितनी हो 2। तो जिसमें देखिए दोस्तों एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर है वो वेरिएबल की 2 हो, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर जो यूज किए गए वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी मिलेगी, आपको 2 मिलेगी। जैसे मैं आपके सामने इसे लिख देता हूं जिसमें यूज किया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा सा और विशेष बताना चाहूँगा क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही अध्ययन करने वाले हैं। इसके आगे जो होगा तो 3 घात का है, तो जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो 3 घात का होगा, 3 डिग्री वाला हो जाएगा उस पॉलिनोमियल की, और घात अगर 4 हुई तो 4 डिग्री हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो अब तो वो डिपेंड करेगा उसकी पावर पे कि वो कितनी पावर है, उतना ही आप उसे पॉलिनोमियल को डिग्री देते जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में विस्तार से इस चैप्टर के अंदर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों ax² प्लस bx और प्लस c। एक ऐसा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट यानी x² का गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट टर्म जो होती है या अचर राशि जो होती है वो होती है c। समझ में आ गई बात तीनों? x² के गुणा में 1 वो a, x के गुणा में b और एक कांस्टेंट है वो c। ये तीनों वेरिएबल्स के साथ साथ आपको कोफिशिएंट जो लगे हुए हैं, यानी जो ये राशियां हमेशा कांस्टेंट होती हैं, a, b और c तीनों हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं दोस्तों। समझ में आ गई बात? फिर देखिए क्या होगा, अब हम निकालेंगे इनके लिए शून्यंक। क्या निकालेंगे? शून्यंक ज्ञात करेंगे, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है वो देखिए दोस्तों। बहुपद के जो है वो शून्यंक क्या चीज होती है, तो अभी अभी अपन ने पिछले जो पेज में मैं अभी आपको दिखाता हूं कि अभी हमने यहां पर सीखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सीखा था ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वो पॉलिनोमियल की कोई और वैल्यू आती है, 1 रखते हैं तो दूसरी वैल्यू आती है, 2 रखते हैं तो अलग वैल्यू आती है, यानी इसके हजारों मान हो सकते हैं, अनगिनत मान हो सकते हैं। किसी भी बहुपद के लिए अलग अलग मान रखने पर किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल के अलग अलग मान रखने पर अलग अलग आपको आंसर है वो इसके मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 फाइंड आउट करनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो आपको कितनी फाइंड आउट करनी है, 0। जैसे मैं लिखूं कि x प्लस 2 बराबर मुझे क्या प्राप्त करना है, 0। तो इस 0 को लाने के लिए जो x की वैल्यू है वो जरूरी है, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल का 0 या शून्यंक। समझ में आ रही बात आपके कि मैं इसने x को अब खुला नहीं छोड़ा है, x को मैंने बांध दिया है कि x का ऐसा मान रखो जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल का मान है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो दोस्तों x का अब कोई भी मान रखना है, मुझे पता है कि यहाँ पर मैं अगर -2 रख देता हूँ तो ही इसका मान 0 हो सकता है। -2 + 2 = कितना हो सकता है, 0। तो यहाँ x का जो मान हो गया वो कितना हो गया, -2, और ये ही x + 2 पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया दोस्तों, 0। समझ में आ गई आपके? यानी एक बहुपद आपको x + 2 दे रखा है और उसका शून्यंक आपसे पूछा जाए तो आप उसके बराबर में रख लेंगे 0।
अलग से एक मोस्ट बात बता देता हूं कि किसी भी पोलिनोमियल के अगर इक्वल का साइन लगा देते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में अगर आप इक्वल का साइन लगा देते हैं और उसके सामने कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नंबर रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो वो पोलिनोमियल न रह करके वो एक संरचना बन जाती है किसकी, इक्वेशन की। यानी वो क्या बन जाती है कि समीकरण बन जाती है। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों के? देखिए इसमें आपको अगर किसी भी पोलिनोमियल का शून्यंक निकालना है तो आपको उसे पोलिनोमियल से पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने का मतलब आप बराबर में उसके क्या लगाएंगे, 0 लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, 0 लगा करके अगर एक घात का कोई बहुपद है, क्या एक घात का बहुपद है, जैसे मैं लिखूं कि 3x + 3 = 0, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। यानी ये एक घात का बहुपद है और एक घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं दोस्तों। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आपको सरल करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नाम की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आना चाहिए आपको, पक्षांतरण आना चाहिए। ठीक है, पक्षांतरण क्या चीज है वो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर क्लियरली, कि पक्षांतरण एक प्रकार से एक प्रोसेस है। पक्षांतरण एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इक्वल का साइन आपको लगाया हुआ वो मिलता है और इक्वल के साइन के इधर से और इधर से दोनों साइड से RHS और LHS दो साइड होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई डेटा को अगर हमें ले जाना पड़े, लाना पड़े, तो उसके लिए उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। लेकिन सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात आई होगी कि हमें ये डेटा है वो इधर से उधर और उधर से इधर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं आपको सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि अगर हम किसी रैखिक बहुपद को सरल करने वाले हैं, जैसे 3x + 3 को अगर हम सरल कर रहे हैं तो उसके बराबर हमने क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। अब बराबर का साइन लगते ही दो साइड आपके पास क्रिएट हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर क्रिएट हो चुकी हैं तो दोस्तों आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक वेरिएबल की, यानी इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पक्षांतरण क्यों जरूरी है, इधर से उधर और उधर से इधर लाने की है वो आवश्यकता आपको क्यों है, तो मैं बता देता हूं कि आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो इसके साथ लगे हुए जो भी डेटाज हैं, इसके कोफिशिएंट हैं या इसके प्लस में है, इसके भाग में है, इसके माइनस में है, तो उन सभी डेटा को आप उठाएंगे एक एक करके और बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे। अगर वो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप बाकी को उठा करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अगर वो राइट हैंड साइड में है तो उसके साथ डेटा जो है उन सभी को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे दोस्तों। और ऐसा करते समय कंडीशन यही लगती है कि जो नंबर प्लस का है, नोट कर लेना ध्यान से, जो नंबर प्लस का है वो आगे जाकर के माइनस का हो जाता है। अगर वो माइनस का है तो उसका चिन्ह चेंज होकर के प्लस का बन जाता है, आगे जाता है तो ही, इधर चेंज नहीं होते, इधर से उठकर बराबर से क्रॉस कर जाता है तब ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाता है और वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है दोस्तों। ये है वो सिंबल चेंज होते हैं, पक्षांतरण का रूल होता है, इसे नोट कर लेना अच्छे से और हमेशा के लिए इसे याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, देखिए अब मैं पक्षांतरण कैसे करता हूं इसका। यानी लिखा हुआ है 3x + 3 = 0, यानी बराबर में कौन है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कौन है, 3x, और प्लस में कौन है, 3। मैंने कहा कि 1 बाई 1 आप उठा करके ले जाना स्टार्ट कर दो। जो प्लस में 3 था उसे उठा करके आगे ले जाओ, आगे जा करके हो गया -3। अब यहाँ कौन बचा है, सिर्फ 3 और x बचे हैं। हमें तो अकेले x को रखना है तो अब हम 3 को भी उठाएंगे, लेकिन 3 है वो सेम सिंबल में नहीं था इसलिए एक साथ नहीं ले जा सकते, अलग अलग ले जाएंगे। जो 3 प्लस का था उसे उठाया और आगे ले गए तो किसका हो गया, -3। ऐसे ही मैं अब उठाऊंगा किसको, प्लस के 3 को और आगे ले जाएंगे तो किसका हो जाए, सॉरी प्लस का 3 नहीं है, 3 है वो गुणा में है अब x के, तो आगे जाएगा तो -3 के चला जाएगा किसमें, भाग में।
क्योंकि गुणा में 3 था तो किस में जाता है, भाग में, और 3 से 3 कट जाता है, 3 एकम 3, चिन्ह बच गया माइनस का यहाँ पर, उसे यहाँ साथ में लगा दो और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, जो 3x + 3 एक पॉलिनोमियल का एक शून्यांक है, एक क्या है, जीरो है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। यानी आपके पास कोई भी रैखिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो उसे सरल करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा, पक्षांतरण का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात। तो देखिए अगर रैखिक हुआ तो आप ऐसे सरल कर लेंगे, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसे आप सरल कैसे करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको फॉर्म है वो ऐसी मिलती है, ax² + bx + c ऐसा मिलता है। अगर इसके आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए 2 मेथड होती हैं। एक तो बराबर जीरो तो लगाना ही लगाना है, इसके लिए 2 मेथड होती हैं, जिसमें से एक मेथड मैं आपको आज करवा देता हूं, एक मेथड अपन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें अपन एक मेथड कौन सी करेंगे, जिसका नाम है श्रीधर। श्रीधर नाम क्यों है इसका, क्योंकि कोई इसे जो इसने बनाया था, जो महान गणितज्ञ था, जो मैथमेटिशियन था, उसने इस विधि को अपने सामने जो लेके आया था, इसलिए उसने अपने नाम के साथ इस विधि को रखा है श्रीधर, या इसे क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, लेकिन आप इसे नाम रखते हैं क्या, श्रीधर मेथड। श्रीधर वाली मेथड क्या है, इन्होंने बताया कि आप लिखते हैं जो आपके जीरोज हैं उसे निकालने का फॉर्मूला है क्या, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, पूरे के अपॉन में 2a लगता है दोस्तों। ये समझ में आ रहा है आपके, क्या है ये, -b कहाँ से लिखा है, b ये रहा, c ये रहा और a ये रहा, ये सारे कोफिशिएंट हैं, इनसे मिलकर के ये मेथड है वो क्रिएट की गई है, एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, या श्रीधर फॉर्मूला इसे बोलते हैं। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी सवाल आप इससे सरल कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूं, x² + 2x + 1 ये लिख दिया और बराबर लगा दिया आपने जीरो सिंबल। तो इसके हैं वो जीरोज हैं वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि जीरोज हैं वो कितने हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो कितने हो सकते हैं। तो अपन ने घात पढ़ी है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का नंबर है वो उसके डिग्री के इक्वल आता है, यानी जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके उतने ही जीरो पॉसिबल है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोज हैं वो हमेशा आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इसमें 2 कैसे मिलेंगे, देखिए एक तो ये हो गया कि मान रखेंगे आप यहाँ से a के इक्वल कितना है, वैल्यू कितना है a के इक्वल, यानी x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, मैंने देखो यहाँ बताया था आपको कि x² का जो गुणांक है उसे a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसे b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट बचता है उसे c बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे ही वैल्यू निकालनी है भाई कि x² का जो कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 है, x का कोफिशिएंट b कितना है, 2 है, और कांस्टेंट है वो कितना है, 1 है, यानी तीनों वैल्यू आपको मिल गई हैं a, b और c की, जिसे आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इक्वल में आ गया -b की वैल्यू कितनी है, 2, तो आप रखेंगे 2, फिर प्लस माइनस 2 सिंबल एक साथ हैं, फिर अंडर रूट है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर कितना, b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर -4ac यानी 4 × a कितना है 1 और c कितना है 1। तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं इसमें कि अपॉन में 2a और लगा दो, 2 × a का मतलब है 1। सिर्फ मैंने यहाँ से a, b और c की वैल्यू है वो इस श्रीधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखी है, आप भी यहाँ से रख सकते हैं। और फिर अपन इसे सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो देखिए क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 की जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 - 4 1 जा 4 1 जा 4 और अपॉन में आएगा 2 1 जा 2। समझ में आ गई ये बात। इतना अगर समझ में आ गया तो आप लिखेंगे कि -2 प्लस माइनस
अब देखिए 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे भाई, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 का अगर रूट करें तो पता ही है 0 होगा, और अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर देखिए क्या होगा, -2। अब मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें वैल्यू है वो x की कितनी आएंगी, 2 आएंगी। एक तो आप प्लस लेकर के चलेंगे तब, और एक आप माइनस लेकर के चलेंगे तब। यानी आपने -1 + 0 लगा दिया, -2 + 0 -2 -0, और अपॉन में 2 है माइनस का, सॉरी प्लस का 2 है, इसके भी अपॉन में प्लस का 2 है। तो दोस्तों यहाँ से 0 तो जुड़ेगा या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कटेगा एक बार, माइनस का 1 आएगा, यहाँ से भी काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यानी x के जो 2 मान आए हैं वो दोनों बराबर आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल है वो बिना ये प्रोसेस के हम सीधे भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उसके जीरोज निकाल सकते हैं। तो आने वाली वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को सुस्पष्ट बनाते रहिए। ओके, धन्यवाद।